जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद गौरी का इन्वेजन देखा था और उसके इम्पैक्ट देखे थे। और मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद एक पहला स्टेबल एम्पायर जो इस्लामिक एम्पायर जो था वो इंडिया में स्थापित हुआ, एंड दैट इज दिल्ली सल्तनत। देखिए, इससे पहले जितने भी आक्रमणकर्ता आए, चाहे वो महमूद गजनवी हों या मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, इन्होंने क्या किया, महमूद गजनबी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कोई भी स्टेबल एम्पायर नहीं बनाया था भारत में। वो आते थे, आक्रमण करते थे, लूटते थे और वापस लौट जाते थे। मोहम्मद गौरी के साथ भी ऐसा ही था। मोहम्मद गौरी भी यहाँ पर भले ही वो यहाँ पर आक्रमण करता था, लेकिन उसका जो रूल चलता था वो गजनी से चलता था। पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जब इस्लामिक वर्ल्ड का जो रूल चालू हुआ वो दिल्ली से हुआ। ठीक, तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो इनका जो ड्यूरेशन रहा है वो अराउंड 320 ईयर्स तक रहा है। मतलब इन्होंने 320 साल तक हमारे ऊपर शासन किया दिल्ली सल्तनत में। इसमें अलग अलग डायनेस्टीज ने अलग अलग समय पे शासन किया। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1206 से, और ये जाती है 1526 तक। 1206 में मोहम्मद गौरी के ही एक स्लेव थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी, गुलाम वंश की, और वहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। बढ़ते 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 आते 1526 तक, ठीक, जब यहाँ पर लोदी वंश का जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक, उसको कौन हराएगा? उसको बाबर हराएगा पानीपत के पहले युद्ध में। और वहां से दिल्ली सल्तनत की जो थी वो खत्म हो जाएगी, और उसकी जगह पर फिर कौन आ जाएंगे? मुगल आ जाएंगे। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी डायनेस्टीज हैं, अराउंड 320 ईयर्स तक इनका रूल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका आर्किटेक्चर, इनकी बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो दिल्ली सल्तनत की जो मैंने आपसे बात की, ठीक, तो दिल्ली सल्तनत जो रही है ये दिल्ली से रूल चलता रहा है इनका। ठीक है, और इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लार्जर पार्ट पे रूल किया फॉर 320 ईयर्स। ठीक, 320 साल तक इन्होंने रूल किया, जिसकी शुरुआत होती है 1206 से 1526 तक। ठीक, तो 1206 से लेकर के और 1526 तक इनका रूल चलता है दिल्ली। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक, तो 5 डायनेस्टीज ने रूल किया ओवर द दिल्ली सल्तनत। ठीक, अगर हम सीक्वेंस तौर पर अगर हम बात करें तो 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है। ठीक है, कौन कौन सी 5 डायनेस्टीज हैं अब हम उसको देखेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो रही है स्लेव डायनेस्टी, या इसको हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम वंश। ठीक, इनका जो ड्यूरेशन पीरियड रहा वो 1206 से लेके 1290 तक रहा, और इनके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन थे? मोहम्मद गौरी के ही एक गुलाम थे। मोहम्मद गौरी की 1206 में डेथ के बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, और किस वंश की स्थापना करी? स्लेव डायनेस्टी की, जिसको गुलाम वंश कहते हैं। ठीक, चूंकि ये खुद मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है वो आती है खिलजी डायनेस्टी। ठीक, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, इनका जो रूल रहता है ये 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है। मतलब अराउंड 30 ईयर्स तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था। और खलजी डायनेस्टी ही एक 5 डायनेस्टीज में से एक लौती ऐसी डायनेस्टी है जिसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे कम समय के लिए रूल किया। तो आपको ये याद रखना होगा कि खिलजी डायनेस्टी जो रही है ये सबसे कम समय तक रूल करने वाली डायनेस्टीज रही है अमंग ऑल द 5 डायनेस्टीज। ठीक, जितनी भी 5 डायनेस्टीज रही उनमें सबसे कम ड्यूरेशन तक रूल करने वाली कौन थी? खलजी डायनेस्टी। और इसके जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, तो इसके फाउंडर कौन रहे? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, ये इसके फाउंडर रहे हैं। ठीक, तो दूसरी डायनेस्टी कौन सी थी? खिलजी डायनेस्टी। 1290 से 1320 तक रूल किया इसको। ठीक है, और ये सबसे कम ड्यूरेशन तक रूल करने वाली डायनेस्टी रही है दिल्ली सल्तनत में। ठीक, इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है तुगलक डायनेस्टी। ठीक, इसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी का जो रूल था वो 1320 से लेकर के और 1414 तक था। ठीक,
मतलब 1320 से लेकर के 1414 तक इसका रूल चला तुगलक डायनेस्टी का। और तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गियाजुद्दीन तुगलक। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? गियाजुद्दीन तुगलक। और इन्हीं को गाजी मलिक कहा जाता था। इन्हीं को क्या बोला जाता था? गाजी मलिक। ठीक, तो इसके जो फाउंडर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी के, ठीक, वो रहे हैं गियाजुद्दीन तुगलक। और इन्हीं का नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक, और तुगलक डायनेस्टी पूरी दिल्ली सल्तनत में वो डायनेस्टी है जिसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे ज्यादा रूल किया। मतलब सबसे लंबे ड्यूरेशन तक रूल करने वाली अगर कोई डायनेस्टी है तो वो कौन सी डायनेस्टी है? तुगलक डायनेस्टी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, सबसे कम समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी? खिलजी डायनेस्टी। और सबसे ज्यादा समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी? तुगलक डायनेस्टी। ठीक, अब तुगलक डायनेस्टी के बाद जो अगली डायनेस्टी आती है वो आती है सैयद डायनेस्टी। ठीक, सैयद डायनेस्टी का जो रूल पीरियड रहा वो रहा 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक, और इसके जो फाउंडर थे वो थे खिजर खान। ठीक, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? खिजर खान। ठीक, हम ये सारी डायनेस्टीज डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत में सीक्वेंस वाइज किस किस डायनेस्टी ने कब कब रूल किया। तो सबसे पहली थी स्लेव डायनेस्टी, या जिसको हम ममलुक डायनेस्टी कहते हैं। दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक। तुगलक डायनेस्टी थी 1320 से 1414। और तुगलक डायनेस्टी के बाद जो जो चौथी डायनेस्टी आती है वो आती है सैयद डायनेस्टी, जिसका रूल था 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक, इसके बाद जो आखिरी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे रूल करती है वो करती है 1451 से लेके 1526 तक, एंड दैट इज लोधी डायनेस्टी। ठीक, और इसी लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी। ठीक, तो आपको याद रखना होगा। ठीक, तो ये पांचों डायनेस्टीज, लोधी डायनेस्टी सबसे आखिरी रूलर थी। और इसी लोधी डायनेस्टी के सबसे आखिरी रूलर कौन? इब्राहिम लोधी। ठीक, उसको बाबर जो हैं, जो कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक, वो क्या करेंगे? पानीपत के पहले युद्ध में उनको हराएंगे। और उनको हराने के बाद देश में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और किसकी स्थापना होगी? मुगल वंश की। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा वो 320 ईयर्स तक रहा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। सबसे पहली थी स्लेव डायनेस्टी, या हम इसको ममलूक डायनेस्टी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन रहा 1206 से 1290। और इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो डायनेस्टी आई वो आई खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी सबसे कम समय तक रूल करने वाली दिल्ली सल्तनत के ऊपर डायनेस्टी थी, जिसने सिर्फ 30 साल तक रूल किया। और इसके जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद बात करें तो अगली थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का रूल रहा 1320 से 1414। और ये सबसे लंबे ड्यूरेशन तक दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाली डायनेस्टी थी। इसके जो फाउंडर थे वो थे गियाजुद्दीन तुगलक, जिनको गाजी मलिक कहा जाता है। चौथा रहा सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जो ड्यूरेशन रहा वो 1414 से लेके 1451 रहा। ठीक, और इसके जो फाउंडर थे वो थे खिजर खां। ठीक, इसके बाद बात करें लोधी डायनेस्टी की, तो लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी थी। इसका रूल जो रहा वो 1451 से लेके 1526 तक रहा। और इसके जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी। ठीक, तो हमें सबसे पहले इन पांचों डायनेस्टीज को डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन से इनके राजा रहे हैं, कब कब, और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स रहे। और फिर उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका आर्किटेक्चर वगैरह सारी चीजें देखेंगे। तो आई होप कि आपको दिल्ली सल्तनत समझ में आया होगा क्या है। ठीक, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल करती थी ये समझ में आया। ठीक, तो अब हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे स्लेव डायनेस्टी, या जिसको हम ममलूक डायनेस्टी कहते हैं। ठीक, स्लेव डायनेस्टी का जो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये पूरा स्लेव डायनेस्टी का एरिया था। ठीक, जो गुलाम वंश था उसका एरिया जो था ये पूरा एरिया ऑफ ऑपरेशन था। और इनका जो रूल रहा वो 1206 से लेके 1290 तक रहा। ठीक, अब इनके बारे में अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी के बारे में, तो इनके फाउंडर मैंने आपको बताया कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद इन्होंने स्लेव डायनेस्टी, या हम कहें दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा मैंने आपको बताया था 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टीज ने रूल किया। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले जो इनके फाउंडर मेंबर रहे, जो फाउंडर रहे वो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका रूल रहा 1206 से लेके 1210 तक। ठीक, तो इसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो मैंने बताया कि ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने इनको एक उपाधि दी थी आमिर ए अखूर। ये आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी ने इनको उपाधि दी थी आमिर ए अखूर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो इसकी उपाधि जो दी थी आमिर ए अखूर की, वो किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ने सबसे पहला जो कैंपेन किया था अपना, वो किया था भीमा सेकंड के खिलाफ, ठीक है, 1197 में, ठीक, अनिलवाड़ा में। ठीक, मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था भीमा सेकंड को 1197 में आफ्टर लूटिंग अनिलवाड़ा। ठीक, अनिलवाड़ा को लूटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको हराया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1202 में मैंने आपको बताया था 1202 एडी में कुतुबुद्दीन ने बुंदेलखंड के एक राजा थे परमादी देव, ठीक, उनको हराया था। ठीक, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के कैंपेन है, ठीक है। तो बुंदेलखंड में के जो राजा थे परमादी देव, ठीक, उनको हराया कब था? 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम सेकंड को कब हराया था? 1197 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी का जो सक्सेसर था, देखिए मोहम्मद गौरी के मरने के बाद 1206 में मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी। लेकिन चूंकि अभी भी ये एक तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। जब तक इसके जो मालिक है, जैसे इनके जो गुलामों में एक वो प्रथा हुआ करती थी कि जब तक इनका मालिक इनको रिलीज नहीं करेगा गुलामी से, तब तक ये उन्हीं के गुलाम रहेंगे। तो अपने शुरुआती 2 सालों में मोहम्मद गौरी भले ही वहां नहीं थे, लेकिन मोहम्मद गौरी के गुलाम कहलाते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनको गुलामी की जंजीर से निकालने वाले जो थे, ये मोहम्मद गौरी के एक सक्सेसर थे गियाजुद्दीन। ठीक, मोहम्मद गौरी के जो सक्सेसर थे गियाजुद्दीन, ठीक, उन्होंने 1208 में इनको दासत्व से आजादी दी। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को ये डिक्लेयर कर दिया कि अब ये गौरी के, मोहम्मद गौरी के गुलाम नहीं, ठीक, क्योंकि ये डिक्लेयर करना पड़ता था। तो इनके रूल के 2 साल बाद 1208 में गियाजुद्दीन, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था? सक्सेसर था, उसी ने क्या किया था? इनको दासत्व से मुक्ति दी थी, मतलब इनको स्लेव के उससे हटाया गया था। ठीक, तो 1208 में, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, जब 1208 में, ठीक है, इनको इनकी ऑटोनॉमी मिल गई। ऑटोनॉमी मतलब अब ये आजाद तरीके से, एक तरीके से क्या बन गए? ये रूलर बन गए। ठीक, तब इन्होंने क्या बनाया? एक तुर्किश स्टेट बनाया। ठीक, तब इन्होंने क्या बनाया? एक तुर्किश स्टेट बनाया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था मोहम्मद गौरी का। इसको मोहम्मद गौरी ने आमिर ए अखूर का खिताब दिया। कुतुबुद्दीन ने भीमा सेकंड को हराया था 1197 में और परमादी देव को हराया 1202 में। गियाजुद्दीन जो मोहम्मद गौरी का सक्सेसर था, उसने दासत्व से मुक्ति दिलाई 1208 में, और 1208 में ही दासत्व से मुक्ति मिलने के बाद से इसने तुर्किश स्टेट की स्थापना करी। तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो इन्होंने कई सारे मैट्रिमोनियल अलायंस भी किए थे। देखिए मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब होता है वैवाहिक संबंध। देखिए कई पहले के समय में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिमोनियल अलायंस जो थी, वो अपने साम्राज्य को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए और अपने साम्राज्य को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस किए जाते थे। मैट्रिमोनियल अलायंस बेसिकली उस टाइम पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके घरों में शादी करके उनके साथ एक वैवाहिक संबंध बना लिया जाता था, जिसको हम मैट्रिमोनियल अलायंस कहते थे। जैसा अभी आप आगे जब हम मुगल वंश पढ़ाएंगे तो अकबर ने जो राजपूतों के साथ किया था, वो मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। ठीक, तो इसीलिए मैक्सिमम जो राजपूत राजा थे वो मुगलों के साथ थे। ठीक, तो मैट्रिमोनियल अलायंस का फायदा ये होता था कि जो एम्पायर है आपका वो सुदृढ़ रहेगा। ठीक है, और इन्होंने जो मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे वो विद्रोह को कम कराने के लिए किए थे। मतलब जो रेबल्स थे, ठीक है, उनसे डील करने के लिए इन्होंने क्या किए? कई सारे मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने, ठीक है, किससे शादी करी थी? किनकी बेटियों से शादी करी थी? तो एक थे ताजुद्दीन यल्दोज, ठीक, और दूसरे थे नसरुद्दीन ख्वाजा। ठीक, ये दोनों जो थे, इनकी बेटियों से शादी करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, एक थे ताजुद्दीन यल्दोस और दूसरे थे नसरुद्दीन ख्वाजा। इनकी बेटी से शादी करी। इसके अलावा इन्होंने अपनी बेटी की जो शादी कराई थी वो इल्तुतमिश से कराई थी। देखिए इल्तुतमिश कौन थे, ये अभी आगे आपको पता चलेगा।
इसके बाद जो अगले जो राजा बनते हैं वो बनते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुलाम थे। ठीक, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, वैसे ही इल्तुतमिश क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। ठीक, और इन्होंने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी थी, इसलिए इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। ठीक, तो इनके स्लेव भी थे और दामाद भी थे। ठीक, तो एक तो इन्होंने ताजुद्दीन यलदौज की बेटी से शादी की, नासरुद्दीन कोवाचा की बेटी से शादी करी, और अपनी बेटी की शादी इन्होंने किससे कराई, इल्तुतमिश से। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने जो टाइटल लिया था वो लिया था मलिक और सिपह सलार। ठीक, देखिए इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। ठीक, नॉर्मली जितने भी आप दिल्ली सल्तनत में आप जितने भी रूलर्स देखेंगे, सारे के सारे ज्यादातर रूलर्स जो रहे हैं वो सुल्तान अपने आप को कहलाते थे। क्या कहलाते थे, सुल्तान। जैसे आप आगे अभी बलबन पढ़ेंगे, ठीक, वो भी सुल्तान कहलाते थे, इल्तुतमिश भी सुल्तान कहलाते थे। मतलब जितने भी दिल्ली सल्तनत के रूलर रहे हैं ज्यादातर क्या रहे हैं, सुल्तान रहे हैं। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने आप को टाइटल मलिक का और सिपह सलार का दिया था। इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनको लाख बख्श भी कहा जाता था। ये आप पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनको लाख बख्श कहा जाता था। अब इनको लाख बख्श क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये दानवीर बहुत थे। मतलब ये बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन जो है वो लोगों में बांटा करते थे। ठीक है, मतलब जैसे एक तरीके से कहा जाए तो ये दानवीर थे, गरीबों को क्या करते थे, ये दान दिया करते थे। ठीक, तो इसी कारण से क्या होता था, इनको लाख बख्श कहा जाता था। इनको क्या बोला जाता था, लाख बख्श। क्यों, इनकी दरिया दिली की वजह से। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका नाम कुरान खान भी था। ठीक, इनका नाम क्या था, कुरान खान भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम। अब देखिए इनका नाम कुरान खान इसलिए पड़ा था क्योंकि बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुरान पढ़ा करते थे वो बहुत ही मधुर भाषा में पढ़ा करते थे। मतलब ये जो कुरान पढ़ा करते थे वो इतनी मधुर भाषा में पढ़ा करते थे कि इवन मोहम्मद गौरी भी इनके इसी टैलेंट से मोहित हो गया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो शुरुआत से, बचपन से ही कुरान को बड़े सुरीले उसमें पढ़ा करते थे, इसीलिए इनको कुरान खान भी कहा गया। क्या बोला गया इनको, कुरान खान। क्यों, क्योंकि ये मेलोडियसली अगर हम बात करें तो ये कुरान को बहुत ही मधुर आवाज में पढ़ा करते थे। ठीक, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, कुरान खान। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू किया, आज का दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, ठीक, उसकी शुरुआत जो करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करवाया था कुतुब मीनार की, वो शुरुआत जो करवाई थी वो किसकी याद में करवाई थी, उस टाइम पर जो शेख ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये आपको याद रखना है, ये सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में कुतुब मीनार की शुरुआत कराई गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, तो इन्होंने कुतुब मीनार बनाया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो 1210 में, ठीक है, 1210 एडी में, ठीक, ऐबक जो है, ठीक है, इनकी घोड़े से गिरने से मौत हो गई थी। ठीक, तो इनकी मृत्यु कैसे हो गई, घोड़े से गिरने से। ठीक, जब ये क्या खेल रहे थे, चौगन खेल रहे थे। ठीक है, चौगन कैसा खेल है, जैसे आज का पोलो होता है। ठीक, आज का जो पोलो होता है आपने देखा होगा, स्टिक रहती है, बॉल रहती है और घोड़े पे लोग जो है बॉल को मारते हैं। ठीक, तो आज का जैसा पोलो हुआ करता है वैसे उस टाइम पर ये चौगन खेल रहे थे। ठीक है, लाहौर में। ठीक, तो वहां से क्या हो गया, ये घोड़े से गिर गए और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इनका वहीं पर टॉम बना दिया गया, कहा, लाहौर में। ठीक, तो लाहौर में ही इनका टॉम है। ठीक, तो ऐबक की जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 1210 ईडी में। ठीक, अब आपको ऐबक में एक चीज और याद रखनी है, इन्होंने कुतुब मीनार के साथ साथ एक और चीज बनवाई थी जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बेसिकली क्या है, ये एक मस्जिद है। ठीक, ये मस्जिद कहाँ है, अजमेर में। ठीक, अजमेर में ये मस्जिद है। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, ये मस्जिद जो है, ये किसने बनवाई थी, ये भी किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आपको दो कंस्ट्रक्शंस याद रखने हैं। एक तो इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई अजमेर में, और दूसरा जो इन्होंने बनवाया वो कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, अब देखिए इन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत कराई थी, लेकिन इन्होंने पूरा कुतुब मीनार नहीं बनाया था। कुतुब मीनार को बाद में कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था, और उसके बाद भी कुतुब मीनार का फर्दर एक और रूलर आएंगे, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार में काम करवाया। कुतुब मीनार का जो चौथा और पांचवा फ्लोर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक, तो आपको इसके याद रखना है, कुतुब मीनार 3 रूलर से रिलेटेड है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश और तीसरे फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत कराई, इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको समझ में आया। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, ताजुद्दीन यल्दोज की बेटी और नासरुद्दीन कुबाचा की बेटी से शादी करी, और अपनी बेटी की शादी किनसे कराई? इल्तुतमिश से। ठीक, इनको लाख बख्श और कुरान खान भी कहा जाता था, और इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया मस्जिद अजमेर में, और चौगन खेलते हुए, मतलब आज का जो पोलो है वो खेलते हुए घोड़े से गिर के इनकी 1210 में मृत्यु हो गई। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हीं के कोर्ट में एक व्यक्ति रहा करते थे, हसन निजामी। ये आपको नाम याद रखना है, हसन निजामी इन्हीं के कोर्ट में रहा करते थे। इन्होंने एक किताब लिखी, ताजुल माशिर। ठीक है, ताजुल मसीर। ठीक, तो ताजुल मसीर किसने लिखी थी? हसन निजामी ने लिखी थी। ठीक, तो आपको याद रखना है, हसन निजामी जो इनके कोर्ट में थे, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? ताजुल मसीर। ठीक, अब ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, ये इमेज किसकी है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ है? अजमेर में है। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, और ये जो है, ठीक, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक की टोम्ब। ठीक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टोम्ब है ये लाहौर में मौजूद है। ठीक है, और लाहौर का ये कौन सा बाजार है? ये अनारकली बाजार है। ठीक, तो ये जो लाहौर का अनारकली बाजार है वहां पर इनकी मजार बनी है, टोम्ब बना है। ये टोम्ब किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? ठीक, तो इनके दो कंस्ट्रक्शंस आपको याद रखने हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की फोटो आगे मैं दिखाऊंगा, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद जो राजा बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, इसका जो बेटा रहता है, ठीक, उसका नाम था आरम शाह। ठीक, ये राजा बनता है। देखिए, इल्तुतमिश के पहले 1210 से 11, मतलब बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आरम शाह जो है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक, लेकिन इल्तुतमिश जो होता है वो इसको हरा के और इसको मार देता है। ठीक, तो इसके बारे में बस इतना ही है कि ये गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको मार करके और फिर क्या हुआ, खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक, तो आरम शाह के बाद जो अगला व्यक्ति बैठता है वो बैठता है इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश का ड्यूरेशन काफी ज्यादा लंबा था, 1211 से लेकर के 1236 तक था। ठीक, इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो इसको स्लेव ऑफ स्लेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खुद जो था ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो इसीलिए इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। ठीक, मतलब गुलाम का गुलाम। ठीक, मतलब ये जिसका गुलाम था वो खुद क्या था? किसी और का गुलाम था। इसीलिए इसको कहा जाता है स्लेव ऑफ स्लेव। अब अगर हम इल्तुतमिश की बात करें, ठीक, तो ये उनका गुलाम रहा और उनका दामाद भी था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, ये गुलाम भी था और उनका दामाद भी था। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश जो था ये बड़ा ही एजुकेटेड इंसान था। ठीक, मतलब बहुत ही वेल एजुकेटेड था और बहुत ही बहादुर सोल्जर था ये। ठीक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, वो इनकी मतलब क्षमता से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। ठीक, और पहले तो इन्होंने किनको क्या बनाया? सर ए जंदार। ठीक है, सर ए जंदार मतलब बॉडीगार्ड्स का चीफ। ठीक, तो पहले तो इल्तुतमिश को इन्होंने सर ए जंदार बनाया और उसके बाद फिर बना दिया आमिर शिखर। ठीक,
तो इनको दो पोस्ट दी इल्तुतमिश को, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक तो सबसे पहले तो सारे जानदार बनाया, जो कि बॉडीगार्ड का चीफ हुआ करता था, और उसके बाद इनकी पोस्ट को और बढ़ा के क्या कर दिया गया? अमीर शिखर। ठीक, तो इल्तुतमिश को ये दो जो पोस्ट है ये किसने दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1205 की बात है। ठीक, इल्तुतमिश ने क्या किया था? जब गौरी खोखर पर आक्रमण कर रहा था, मैंने आपको बताया था गौरी के आक्रमण में खोखर उनका लास्ट कैंपेन था, बाद में खोखरों ने ही घेर के मोहम्मद गौरी को मार दिया था। ठीक, तो मोहम्मद गौरी उस टाइम पर, याद करिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही खोखरों पर आक्रमण करने गया था। कारण क्या था? खोखरों ने इनके सामान को लूट लिया था। याद करिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो उस टाइम पर इनके साथ इल्तुतमिश भी गया था। ठीक, और इल्तुतमिश की जो बहादुरी थी, उसका जो टैलेंट था, ठीक, तो इल्तुतमिश की बहादुरी के कारण ही उस टाइम पर मोहम्मद गौरी जो था वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। ठीक, किससे इंप्रेस हुआ? इल्तुतमिश से। और इन्होंने तुरंत इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये आदेश दिया कि इसको दासत्व से हटा दे। ठीक, मतलब टू रिलीज इल्तुतमिश फ्रॉम स्लेवरी। ठीक, तो मतलब जो गुलामी से है उसको आजादी दिला दीजिए। ठीक, तो इल्तुतमिश की मतलब जो उनका कैंपेन था, ठीक, तो उसमें जो उसने बहादुरी और टैलेंट दिखाया था, उसके कारण मोहम्मद गौरी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ उनसे, और उन्होंने ऐबक को ये ऑर्डर दिया कि भाई आप इनको दासत्व से मुक्ति दीजिए। ठीक, क्योंकि ये किस किस दास थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो जैसे ही ऐबक खत्म हुआ, ठीक, इन्होंने क्या किया? आरम शाह को हराया। आरम शाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा। ठीक, बैटल ऑफ जूड, ठीक है, बैटल ऑफ जूड याद रखना है, किसके किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश और आरम शाह के बीच। और इसमें इल्तुतमिश ने आरम शाह को हराया, उसको मारा, और क्या बन गया? दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो दिल्ली का सुल्तान ये कब बना? 1211 में। ठीक, 1211 में ये क्या बना? दिल्ली का सुल्तान। ठीक, इसके बाद अगर हम अगला बात करें, ठीक, इसके अलावा बदायूं, ठीक है, ये भी किसको दिया गया? इल्तुतमिश को। ठीक, बदायूं जो था ये किसको दिया गया? इल्तुतमिश को। तो बदायूं वॉज गिवन टू इल्तुतमिश। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला मुस्लिम सॉवरियन रूलर रहा है जिसने दिल्ली से रूल करना शुरू किया। देखिए, इसके पहले जो भी रूलर थे, जैसे अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी दिल्ली से शासन नहीं चलाया। उनके समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, ये आपको याद। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके समय में दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। लेकिन लाहौर से उसको दिल्ली शिफ्ट करने वाले कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक, तो इल्तुतमिश को इसीलिए सबसे पहला मुस्लिम सॉवरेन रूलर माना जाता है दिल्ली का। ठीक, दिल्ली का सबसे पहला शासक जो मुस्लिम सॉवरियन रहा है वो रहा है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही फाउंडर हैं दिल्ली सल्तनत के, लेकिन उनका जो साम्राज्य चलता था वो लाहौर से चलता था, वो दिल्ली से नहीं चलता था। दिल्ली से चलाने वाले कौन थे? इल्तुतमिश। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। इल्तुतमिश जो थे वो दिल्ली से चलाने वाले थे। तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सॉवरियन टू रूल फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब कौन कौन से अचीवमेंट्स थे इल्तुतमिश के। ठीक, अब देखिए हमें इनके अचीवमेंट्स देखने हैं कि इल्तुतमिश ने जो इनका रूल था 1211 से लेकर के 1236 तक का, ठीक, इस दरमियान इन्होंने क्या क्या अचीव किया। ठीक, क्या क्या इनकी क्या रही? उपलब्धियां रही। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली को, एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो दिल्ली को एक स्टेबल एम्पायर देने वाले थे। ठीक, मतलब दिल्ली में एक स्टेबल एम्पायर। देखिए, स्टेबल एम्पायर का मतलब ये होता है कि जो मतलब एक सुदृढ़, मतलब एक वो दे सके, शासन दे सके। तो इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, ठीक, कि इन्होंने एक मतलब जैसे जो अस्थिर शासन था, ठीक है, उस टाइम पर देखिए अलग अलग राजपूतों के समय में छोटी छोटी अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी। तो उस अस्थिर चीजों को स्थिर बनाने का काम जो किया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर इल्तुतमिश के द्वारा किया गया।
जिससे कि एक स्टेबल एम्पायर जो था वो इंडिया में बना। ठीक, अब इल्तुतमिश की उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने जो सबसे पहला अचीवमेंट किया, इन्होंने एक नया संगठन बनाया, तुर्काने चहलगानी। ये आपको याद रखना है। तुर्काने चहलगानी बनाने वाले कौन थे? ठीक, ये कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक, देखिए शुरुआत में अगर हम बात करें, ठीक, तो इल्तुतमिश का जो हुआ था, जो वहां पर जो सरदार हुआ करते थे उस टाइम पर, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो सरदार हुआ करते थे, ठीक है, जो वहां के सरदार हुआ करते थे, वो क्या कर रहे थे? इल्तुतमिश का विरोध कर रहे थे। इल्तुतमिश का विरोध करने का कारण क्या था कि आरम शाह को इल्तुतमिश ने मार के गद्दी हासिल की थी, जबकि कायदे से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आरम शाह था, लेकिन आरम शाह को मार के इल्तुतमिश ने अपनी गद्दी हासिल करी। तो सरदार लोगों ने इनिशियल लेवल पर इल्तुतमिश का बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक, तो इस विरोध को दबाने के लिए, ठीक, तो अतः इसमें इसमें हुआ क्या कि भाई जब ये जो सरदार थे, ठीक है, ये इल्तुतमिश का विरोध कर रहे थे, इसी कारण से इल्तुतमिश को कभी भी इन सरदारों पर विश्वास नहीं हुआ जो सरदार उनका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। ठीक, तो इसीलिए जो है इल्तुतमिश ने फिर इसके कारण से 40, ठीक है, इसको चहलगानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 40 लोग थे। ठीक, और ये 40 कौन थे? ये इन्हीं के गुलाम थे। किसके? इल्तुतमिश के। ठीक, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने, ठीक, 40 अपने गुलामों को प्रशासन में सारे महत्वपूर्ण पद दे दिए। ठीक, मतलब जितने भी इनके प्रशासन के प्रमुख पद थे उन पर इन्होंने किसकी नियुक्ति करी या किसका अपॉइंटमेंट किया? 40 ऐसे गुलामों का जो इनकी बात मानते थे। किनकी बात मानते थे? इल्तुतमिश की बात मानते थे। तो जितने भी प्रशासन के जो टॉप पोस्ट हुआ करती थी उनमें इनकी नियुक्ति करी और इन्हीं के सहायता से वो पूरे राज्य का प्रशासन चलाता था। ठीक, तो इल्तुतमिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक, वो कौन चलाते थे? तुर्काने चहलगानी। ये 40 ऐसे गुलाम हुआ करते थे जिनको बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखा गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अब ये काम इल्तुतमिश ने क्यों किया था? कारण कि उस वक्त के जो सरदार हुआ करते थे वो इल्तुतमिश का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो उनको काउंटर करने के लिए क्या किया? तुर्काने चहलगानी। तो आपको याद रखना है, तुर्काने चहलगानी की पोस्ट किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो इनका अचीवमेंट रहा वो रहा डिफीट ऑफ यल्दोज। ठीक, यल्दोज को इन्होंने हराया था। ठीक, देखिए जब इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठा, ठीक है, जिस टाइम पर वो रूल करने बैठा, तो उस टाइम पर यल्दोज ने, ठीक, ठीक है, दिल्ली को अपने अधीन बनाने के लिए, जो ये यल्दोज था, ठीक, तो दिल्ली पर अपना अधिकार जमाने के लिए, ठीक है, अपना अधीन लाने के लिए इन्होंने क्या किया? कई सारे जो हैं दंड वगैरह इन्होंने अनाउंस किए। ठीक, तो यल्दोज क्या चाह रहा था? यल्दोज जो था ये चाह रहा था दिल्ली पर शासन करना। ठीक, ठीक, तो इस टाइम पर हुआ क्या? शुरुआत में तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको बड़े ठंडे दिमाग से हैंडल किया। मतलब शुरुआत में यल्दोज ने क्या किया? जो यल्दोज था, ठीक है, इसने अपने दिल्ली को अपने अधीन मानते हुए इन्होंने ही दंड का और मतलब जो भी चीजें थी ये खुद ही करने लगे। कौन करने लगे? यल्दोज। अब इल्तुतमिश ने पहले तो शांति से स्वीकार कर लिया, लेकिन उस समय तक इल्तुतमिश जो थे वो यल्दोज से झगड़ा नहीं चाह रहे थे। ठीक, और उनके सीमावर्त तरीके में अगर देखा जाए, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 1215 की, ठीक है, तो 1215 में खारिजिम शाह से पराजित होकर, ठीक, देखिए यल्दोज जो था ये 1215 में किससे पराजित हुआ? खारिजिम शाह से। ठीक, खारिजिम शाह से पराजित हुआ और वहां से कहां भाग गया? ये लाहौर भाग गया। ठीक, और लाहौर भागने के बाद फिर वहां से भी ये क्या करने लगा? दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा किया। मतलब यल्दोज क्या हुआ? 1215 में खारिजिम शाह से के हाथों मार के भाग गया। ठीक, फिर ये वहां से भी क्या करने लगा? जो है दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार जमाने लगा। ठीक, अब क्या किया इल्तुतमिश ने? अब इसके बाद क्या किया? एक निर्णायक युद्ध की तैयारी करी। ठीक है, और 1215 ईस्वी में
ठीक है, इन्होंने क्या किया, यल्दोज को हरा दिया। ठीक, 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया, यल्दोज को हरा दिया। ठीक, तो आपको याद रखना है 1215 में यल्दोज को किसने हराया, इल्तुतमिश ने। ठीक, इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो फियर ऑफ मंगोल इन्वेजन। देखिए मंगोलों का जो आक्रमण था उस टाइम पर, मंगोल जो थे, मैंने आपको बताया था तुर्कों के बारे में। जब मैं आपको तुर्कों का बता रहा था तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जो मंगोल थे, ठीक है, उनका जो एरिया था वो कौन सा था, सेंट्रल एशिया वाला एरिया। ठीक, मतलब आज का जो वेस्टर्न चाइना है, सदर्न रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जो पूरा सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, अफगानिस्तान है। ठीक, यहां पर कौन रूल, दो जातियां रहा करती थी, एक मंगोल और दूसरे तुर्क। अब मंगोल, एक उस टाइम पर मंगोल का एक राजा था चंगेज खान, जिसको हम गेंगीज खान भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गेंगीज खान। तो ये कौन था, चंगेज खान। तो इस टाइम पर क्या हुआ, इसने जितने भी मंगोलों के कबीले थे सबको इकट्ठा कर लिया चंगेज खान ने, और ये धीरे धीरे क्या करने लगा, हर जगह आक्रमण करने लगा। ठीक, और हर जगह को ये क्या करने लगा, धीरे धीरे जीतने लगा। ठीक, अब चूंकि ये चंगेज खान जो था वो मंगोल था, ठीक है, इसीलिए ये जो जाति थी वो बहुत ही ज्यादा बर्बर थी। मतलब ये क्या करते थे, ये सिर्फ और सिर्फ किसी को हराते नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर उनकी, जिनको हराते थे उनके यहां आम लोगों का कत्लेआम भी करते थे। मतलब ये जिस भी मुल्क को हराते थे वहां पर उनके परिवार को, उनके बच्चों को, किसी को ये नहीं छोड़ते थे, ये सबको मारते थे। ठीक, तो इसीलिए क्या थे, ये बहुत ही ज्यादा फियरलेस और एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल थे। ठीक, और चंगेज खान के टाइम पर तो ये और ज्यादा जो हो गए, उग्र हो गए थे। ठीक, तो हमेशा इस बात का देखिए, पूरे दिल्ली सल्तनत में हमेशा मंगोलों के आक्रमण का डर हमेशा बना रहा। जो भी दिल्ली सल्तनत की कुर्सी पर बैठा, उसने सबसे पहले व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट रीजन को स्ट्रॉन्ग करने में की। देखिए जो गलती राजपूतों ने करी थी नॉर्थ वेस्ट रीजन को खाली छोड़ के, वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बहुत तगड़ी आर्मी वहां स्थापित करी। कारण क्या था, मंगोलों के आक्रमण के कारण। क्योंकि देखिए भारत में कहीं और से नॉर्थ वेस्ट के अलावा किसी और रीजन से आक्रमण किया नहीं जा सकता था। ठीक, तो मंगोल का इन्वेजन के कारण ही, डर के कारण, कोई भी सल्तनत का सुल्तान रहा हो वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपनी सेना को सुदृढ़ रखता था। ठीक, तो मंगोलों के आक्रमण की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण को कैसे जो है, उस डर को या उस खतरे को खत्म किया। देखिए इस टाइम पर चंगेज खान ने, ईरान का एक साम्राज्य था, ठीक है, ईरान की बात करें अगर हम, तो इस टाइम पर ईरान का एक साम्राज्य था ख्वाजिम, ख्वाजिम। ठीक, तो इसने क्या किया था, चंगेज खान ने इस ख्वाजिम किंगडम के ऊपर आक्रमण किया। अब इसका जो शासक था, ठीक है, जिसका नाम था ख्वाजिम शाह। ठीक, इसका जो शासक था कौन था, ख्वाजिम शाह। ठीक, वो तो वेस्टर्न एशिया की तरफ भाग गया। ठीक, मतलब वो वेस्टर्न एशिया की तरफ भाग गया। ठीक, लेकिन उसका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। ठीक, तो इसका एक बेटा था जलालुद्दीन मकबरनी। ठीक, तो जलालुद्दीन मकबरनी इसका एक बेटा था। ये वहां से भाग के भारत की तरफ आया। ठीक, ये कहां आया, जलालुद्दीन मकबरनी जो है ये कहां आया, भारत की तरफ आया। ठीक, तो इसका पीछा करते करते चंगेज खान कहां आया, भारत के तट पे आया। ठीक, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, सिंध रीजन, ठीक, वहां पर चंगेज खान जो है वो पहुंच गया। ठीक, किसका पीछा करते करते, ख्वाजा साम्राज्य के जो ख्वाजम शाह थे उनके बड़े बेटे जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते करते ये कहां पहुंच गए, भारत पहुंच गए। ठीक, अब मकबरनी ने क्या किया, चंगेज खान से बचने के लिए इल्तुतमिश से सहायता मांगी। ठीक, अब इल्तुतमिश जो था वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि चंगेज खान के दुश्मन को पनाह देने का मतलब है खुद अपनी मौत को दावत देना। यह बात इल्तुतमिश चंगेज खान की पावर को बहुत अच्छे से समझता था। ठीक,
तो इसी डर के मारे इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी को आसरा देने से साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको आसरा नहीं देंगे। तो जलालुद्दीन मकबरनी जो जो वहां से भाग के आया था, चंगेज खान इसका पीछा कर रहा था, तो उस टाइम पर इल्तुतमिश ने इनको शरण नहीं दी और इसी से इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचा लिया। तब चंगेज खान मुगल ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वरना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल करते भारत का। आप कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बर्बर थे। तो तब तक चंगेज खान जब तक जीवित था तब तक भारत पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया मंगोलों ने। हाँ, चंगेज खान के मरने के बाद आक्रमण करेंगे, लेकिन तब तक डायनेस्टी जो थी वो काफी ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी थी, दिल्ली सल्तनत काफी मजबूत हो चुकी थी। आप देखेंगे मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी मार मार के भगाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो आगे आएगा, खिलजी वंश का, ठीक, वो मंगोलों को मार मार के भगाएगा, क्योंकि मंगोल जो थे वो चंगेज खान के बाद क्या पड़ गए थे, थोड़े से कमजोर पड़ गए थे। क्लियर हुआ आपको ये? तो इल्तुतमिश का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक, कि उसने चंगेज खान जैसे रूलर को भारत पर आने से रोक दिया। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो अगला जो हुआ वो हुआ कुबाचा को हराया। ठीक, देखिए इल्तुतमिश ने पहले तो यल्दोज को हराया, ठीक, उसके बाद नसरुद्दीन कुवाचा, ठीक, उसको भी क्या किया इन्होंने, हराया। ठीक, इस टाइम पर नसरुद्दीन, देखिए जिस टाइम पर इल्तुतमिश दिल्ली पे शासन कर रहा था उस टाइम पर नसरुद्दीन कुवाचा जो था वो मुल्तान एवं सिंध का शासक था। ठीक, मतलब ये जो मुल्तान वाला रीजन है, ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, ठीक, और सिंध, यहां पर शासन कौन कर रहा था, नसरुद्दीन कुवाचा। ठीक ठीक, अब इसने क्या किया था, ऐबक को तो कभी परेशान नहीं किया, ठीक, क्योंकि इसने अपनी बेटी की शादी किससे कराई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से। याद करिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था नजरुद्दीन कुवाचा के साथ, ठीक, और यल्दोज के साथ, हमने पढ़ाया था। ठीक, तो इन्होंने, कुवाचा ने कभी भी ऐबक को तो परेशान नहीं किया, लेकिन इल्तुतमिश जैसे ही गद्दी पर बैठा, ठीक, इन्होंने क्या कर लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक, मतलब ये जैसे ही देखिए, स्लेव, ये जो गुलाम वंश है इसकी पहले राजधानी लाहौर थी। ठीक है, पहले राजधानी क्या थी, लाहौर थी। लाहौर से दिल्ली किसने शिफ्ट किया था, इल्तुतमिश ने शिफ्ट किया था। तो एक तरीके से कहा जाए तो जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, इन्होंने क्या किया, कुवाचा ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक ठीक, तो ये लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक, किसने किसने कब्जा किया, नसरुद्दीन कुवाचा ने। ठीक, तो इन्होंने लाहौर पर जब कब्जा किया और उसके बाद यल्दोज भी हार गए। ठीक, यल्दोज भी हार गए। ठीक है, अब यल्दोज के हारने के बाद क्या हुआ, ठीक है, तो यल्दोज के हारने के बाद कुवाचा ने क्या किया, पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। ठीक, देखिए यल्दोज जो थे, ठीक है, इनकी लड़ाई इल्तुतमिश के साथ हुई थी 1215 में। जो ये हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध, ये आपको याद रखना है। देखिए तराइन के दो युद्ध आपको याद है, 1191 और 1192। तीसरा जो तराइन का युद्ध था ये 1215 में हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दोज की। और इसमें किसने हरा दिया था, इल्तुतमिश ने किसको हरा दिया था, यल्दोज को। ठीक, तो इस टाइम पर जो नसरुद्दीन कुवाचा था, ठीक, उसने क्या किया, चूंकि यल्दोज हार गया था, ठीक, तो इसने क्या किया, पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, ठीक, तो इस टाइम पर हुआ क्या कि अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये चंगेज खान, ठीक, किसका पीछा कर रहा था, जलालुद्दीन मकबरनी का। देखिए पूरा इवेंट ऐसे है कुवाचा का, नसरुद्दीन कुवाचा जो था वो मुल्तान और सिंध पर शासन कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही कौन राजा बना, इल्तुतमिश, इसने क्या किया, लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक, लेकिन चूंकि यल्दोज जो था वो तराइन का तीसरा युद्ध हार चुका था, तो इसने क्या किया, पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। ठीक, अब कालांतर में अगर हम बात करें तो चंगेज खान के भय से जब जलालुद्दीन मकबरनी भारत में प्रवेश किया, ठीक, तब वहां पर जो एक खोखर नेता थे,
ठीक है, राय खोखर, ठीक ठीक, उसकी पुत्री से क्या की, इन्होंने शादी कर ली, ठीक, और जो खोखर नेता थे राय खोखर की पुत्री से विवाह कर खुबाचा पर आक्रमण कर दिया। ठीक, किसने आक्रमण कर दिया? जलालुद्दीन मकबरनी ने। देखिए क्या हुआ, जलालुद्दीन मकबरनी जब भारत की तरफ आया, ठीक है, चंगेज खान के डर से, ठीक, तो उस टाइम पर हुआ क्या, इन्होंने वहीं पर खोखर के एक नेता थे राय खोखर, ठीक, उनकी पुत्री से शादी कर ली जलालुद्दीन मकबरनी ने, ठीक, और इसने क्या किया, कुबाचा पर आक्रमण कर दिया। मतलब जलालुद्दीन मकबरनी ने किस पर आक्रमण कर दिया? कुबाचा पर। ठीक, तो जब कुबाचा पर आक्रमण किया तो इसका फायदा किसने उठाया? इल्तुतमिश ने। ठीक, कुबाचा पर आक्रमण किया तो इल्तुतमिश ने इसका फायदा उठाकर वापस से लाहौर अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, तो इस तरीके से कुबाचा को भी इन्होंने वो कर दिया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पहले ऐसे रहे हैं राजा, एक तरीके से कहा जाए स्लेव डायनेस्टी के, जिनको खलीफा ने परमिशन दी कि ये दिल्ली के रूलर हैं। ठीक, देखिए जनरली जितने भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा रहे, ठीक, दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा रहे हैं, सब अपने आप को सुल्तान कहते थे। क्या बोलते थे? सुल्तान। ठीक, सुल्तान शब्द का मतलब ये था कि ये सारे जितने भी राजा बने ये खलीफा की परमिशन से बने। देखिए आपको याद है उस टाइम पर जो खलीफा हुआ करते थे, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे खलीफा, ठीक, वो समूचे मुस्लिम वंश के, मतलब समूचे पूरे विश्व में जहां पर भी इस्लामिक साम्राज्य था वहां के राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख हुआ करते थे। ठीक, तो जितने भी राजा हुए हैं, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी के हों, थोड़ा खिलजी डायनेस्टियों को बस छोड़ दिया जाए, मतलब सिर्फ खिलजी वंश को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी वंश ने राज किया है सभी किनसे परमिशन लेकर के सिंह सुल्तान बनते थे? खलीफा से लेकर के। ठीक, तो इल्तुतमिश ने भी क्या किया था? खलीफाओं से परमिशन ली, ठीक, और तभी से ये क्या कहलाया? सुल्तान कहलाया। क्या कहलाया? सुल्तान कहलाया। तो इल्तुतमिश पहले ऐसे शासक रहे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने खलीफा से परमिशन ली और किसका टाइटल लिया? सुल्तान का। देखिए सुल्तान का टाइटल वही लेते थे जो खलीफा से परमिशन लेकर के रूल किया करते। ठीक, आप अगर यही मुगलों की बात करेंगे तो मुगलों में आपको कभी भी सुल्तान नहीं मिलेंगे। सुल्तान आपको सिर्फ दिल्ली सल्तनत में मिलेंगे, क्योंकि मुगल जो हुआ करते थे ये अपने आप को बादशाह कहा करते थे। अगर आप याद करें मुगलों के जितने राजा रहे हैं उनको क्या कहा गया? बादशाह कहा गया। जैसे बोला जाता था बादशाह अकबर, क्योंकि ये खलीफाओं से परमिशन लेकर के रूल नहीं करते थे। जो भी खलीफा से रूल परमिशन लेके रूल करता था उनको क्या बोला जाता था? सुल्तान। इसीलिए आपको सुल्तान शब्द दिल्ली सल्तनत में मिलेंगे, आपको मुगलों में नहीं मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी सिर्फ खिलजी डायनेस्टी छोड़ दी जाए तो बाकी सभी जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं सभी के रूलर्स किनसे परमिशन लेके रूल किया करते थे? खलीफा से, इसीलिए उनको सुल्तान कहा जाता है। क्लियर? तो इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, एक तरीके से कह लीजिए सबसे पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन था? इल्तुतमिश। क्लियर हुआ आपको? ठीक, तो ये आपको याद रखना। इसके बाद बात करें तो इन्होंने एक नया करेंसी सिस्टम भी चालू किया था। ठीक, इनका जब हम इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इल्तुतमिश ने कौन सी करेंसी स्टार्ट की थी। वैसे इन्होंने गोल्ड के सिक्के जो थे वो स्टार्ट किए थे। क्लियर? तो ये सारे क्या थे, और इन्होंने क्या किया? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया। ठीक, ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था कुतुब मीनार। ठीक, इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और खत्म किसने किया? इल्तुतमिश ने। तो इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया किसका? कुतुब मीनार का। ठीक, ये है कुतुब मीनार। ठीक है, ये देखिए कुतुब मीनार है। ठीक, तो इसकी शुरुआत जो बनाई थी वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बाद में इसको किसने कंप्लीट किया? ठीक, इल्तुतमिश ने। ठीक, तो कुतुब मीनार ये किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के कई और भी वो थे, जैसे ये जो है ये एक वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बनवाया था, इसका नाम था हौज ए शमसी। ठीक, ये भी इसने बनवाया था, हौज ए शमसी, ये आपको याद रखना। ठीक, हौज ए शमसी किसने बनवाया था? ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया था।
ठीक है। और ये हौज ए शमसी पवेलियन कहां पर है? ये मेहरौली दिल्ली में है। ये एक तरीके का वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बनवाया गया था। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो बनवाया गया था, ये बनवाया गया था गंडक की बावली। ये क्या है? गंडक की बावली। ये भी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक। तो गंडक की बावली जो थी, ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। और ये किसकी याद में बनवाया था? ये उस टाइम पर, देखिए याद करिए, कुतुब मीनार किसकी याद पे बनवाया गया था? ठीक। तो उस टाइम पर जो सूफी सेंट हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक, वो इस टाइम पर दिल्ली आए हुए थे, मतलब इनके समय में वो यहां आए हुए थे। तो उनके लिए इन्होंने क्या बनवाया था? गंडक की बावली। ये दिल्ली में है, गंडक की बावली। ये किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज बनवाई थी, ये है सुल्तानगढ़ी। ठीक। ये क्या है? सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था सुल्तानगढ़ी। ठीक। 1231 में इनका जो बड़ा बेटा था, ठीक, इसका जो बड़ा बेटा था नासरुद्दीन, ठीक है, उसकी याद में किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ये जो नासरुद्दीन था, ये क्या था? इनका बड़ा बेटा था। ठीक है। और उनकी याद में क्या बनवाया था? सुल्तानगढ़ी। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है, ये टोम्ब है किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक। और ये टोम्ब कहां बनी है? ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बनी है। मतलब कुतुब मीनार के अंदर ही जो है इसको बनाया गया है। ये कब्र किसकी है? इल्तुतमिश की। ठीक। तो आपको याद रखना है, ये इल्तुतमिश का टोम्ब है, जो कहां पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक। तो इल्तुतमिश समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहा है ये स्लेव डायनेस्टी का। अब इल्तुतमिश के बाद अगले जो रूलर हुए, वो हुए रखनुद्दीन फिरोज। ठीक। 1236 में। ठीक। इन्होंने एक ही साल राज किया। ठीक। इल्तुतमिश ने वैसे तो अपनी बेटी राजिया सुल्तान, देखिए इनकी बेटी थी राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की, कायदे से तो इसी को अपना सक्सेसर बनाया था। ठीक। लेकिन जो वहां के जो नोबल्स थे, ठीक है, जो इनके गुलाम थे, जो मैंने आपको बताया था, तुरुके चहलगानी, ठीक, इन्होंने किसको बना दिया था? फिरोज को बना दिया था। तो रकनुद्दीन फिरोज को किसने बना दिया था? दिल्ली के जो नोबल्स थे, उन्होंने इसको राजा बना दिया था, क्योंकि वो किसी महिला को शासक नहीं बनाना चाहते थे। ठीक। लेकिन इल्तुतमिश ने किसको प्रोक्लेम किया था? अपनी बेटी राजिया सुल्तान को। ठीक। लेकिन राजिया सुल्तान ने फिर क्या किया? फिरोज, रकनुद्दीन फिरोज को हराया, उसको मारा, और राजिया सुल्तान ने दिल्ली की कुर्सी हासिल कर ली। मतलब दिल्ली सल्तनत पर अब किसका कब्जा हो गया? राजिया सुल्तान का। देखिए रजिया सुल्तान के बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहली मुस्लिम महिला शासिका, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, पहली और आखिरी अगर हम कहें महिला शासिका जो रही है, जिसने दिल्ली पर शासन किया, वो थी राजिया सुल्तान। देखिए राजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम था, 1236 से 1240, क्योंकि जितने भी ये तुर्की चहलगानी वाले जितने भी थे, ठीक है, ये जितने भी नोबल्स थे, ठीक है, ये क्या थे? राजिया से खुश नहीं थे। ठीक। अब राजिया से खुश नहीं होने का कारण क्या था? उस टाइम पर एक था जमालुद्दीन याकूत। ठीक। तो जमालुद्दीन याकूत जो था, इन्होंने, राजिया ने इसको आमिर उल अखूर का खिताब दे दिया था। राजिया सुल्तान ने किसको आमिर उल अखूर का खिताब दे दिया था? जमालुद्दीन याकूत को। और जमालुद्दीन याकूत को चूंकि अमीर ए उल अखूर का खिताब दे दिया था राजिया सुल्तान ने, जिसका विरोध किया था तुर्किश नोबल्स ने। ठीक। तो इन्होंने क्या कर दिया था? इनके अगेंस्ट में क्या कर दिया था? रेबेल कर दिया था, मतलब इनके अगेंस्ट में क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने, ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राजिया जो थी, ये भी कोट और कैप पहन के आया करती थी मर्दों की तरह रॉयल कोर्ट में, विथ एन ओपन फेस। ठीक है, मतलब अपना चेहरा जो थी ये खुला रखती थी। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, ठीक, तो ये क्या हुआ? जैसे जैसे ये विद्रोह बढ़ता गया, ठीक, तो ये क्या हुआ? एक विद्रोह को दबाने के लिए अल्तुनिया, ठीक, अल्तुनिया जो है इसका इक्तेदार हुआ करता था, इसके रेबेल को सप्रेस करने के लिए कहां गई? बटिंडा गई। ठीक। लेकिन हुआ क्या? अल्तुनिया ने क्या कर दिया? इनको हरा दिया, और रजिया सुल्तान को क्या कर लिया? उसने अपना
वो बना लिया, मतलब गुलाम बना लिया। ठीक, तो रजिया सुल्तान को जेल में डाल दिया, ठीक है, अल्तुनिया ने। ठीक, और बाद में क्या किया, अल्तुनिया ने ही किससे शादी कर ली, रजिया सुल्तान से। ठीक, तो रजिया सुल्तान से क्या की, अल्तुनिया ने पहले तो देखिए, अल्तुनिया जो था, ठीक है, ताबर हिंद भटिंडा का था। ठीक, यहां पर इसका विद्रोह दबाने के लिए राजिया सुल्तान गई, लेकिन उसने राजिया सुल्तान को हरा के उनको जेल में बंद कर दिया। ठीक, और इसी टाइम पर दिल्ली में जमालुद्दीन याकूत, जिसको आमीर आखुर बनाया था राजिया सुल्तान ने, इसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और इल्तुतमिश का जो सबसे छोटा बेटा था मोइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक, इसको क्या बंद कर दिया, राजा बना दिया गया। ठीक, तो रजिया सुल्तान जब भटिंडा में उनका विद्रोह दबाने गई, तो उसी टाइम पर राजिया सुल्तान का ही छोटा भाई मेजुद्दीन बहरम शाह को राजा बना दिया गया। ठीक, और जमालुद्दीन याकूत को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक, अब आल्तुनिया ने चूंकि उनको जेल में बंद कर दिया, फिर उसके बाद आल्तुनिया ने क्या किया, रजिया सुल्तान से शादी कर ली। ठीक, और जब ये दोनों जो हैं हरियाणा से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तभी कुछ डकैतों ने इनके ऊपर बीच में आक्रमण करके और इन दोनों को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक, कहां मार दिया, कैथल में। किसको किसको मार दिया, अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को। जब ये दिल्ली अपना शासन वापस लेने आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली में किसको शासक बना दिया था, मोइजुद्दीन बहरम शाह को। ठीक, अब इनको पता चला, तो ये इन्होंने क्या किया, अल्तुनिया से शादी कर ली, और उसके साथ जब वापस आ रही थी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, तो उसी टाइम पर डकैतों ने कैथल नाम की जगह थी हरियाणा के पास, वहां पर क्या कर दिया, इन दोनों की हत्या कर दी। तो इस तरीके से रजिया जो थी, इनका शासनकाल खत्म हो गया। ठीक, अब एल्फिनस्टोन ने यह बात लिखी है कि अगर राजिया रूलर वुमेन नहीं होती, मतलब अगर महिला नहीं होती, तो इनका नाम बहुत ही ग्रेट ग्रेट रूलर्स में आता, क्योंकि बहुत ज्यादा ये केपेबल थी। ठीक, इनकी काबिलियत बहुत ज्यादा थी। आप कल्पना करिए, उस टाइम के राजा इल्तुतमिश, उस टाइम के सुल्तान ने अपने बेटे को ना उत्तराधिकारी बना के अपनी बेटी को बनाया था। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी बेटी राजिया सुल्तान कितनी ज्यादा कैलिबर वाली रही होगी, लेकिन चूंकि ये महिला थी, इसी कारण से इनको बर्दाश्त नहीं किया गया। तो एल्फिंस्टन यही कहते हैं कि चूंकि ये महिला थी, इसीलिए इनको बर्दाश्त नहीं किया गया। क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले जो राजा बने वो बने मोइजुद्दीन बहरम शाह। ठीक, तो बहरम शाह का जो टाइम रहा वो काफी कम रहा, 1240 से लेके 42 तक। ठीक, इसके टाइम पर अगर हम बात करें, तो जो एक नई पोस्ट का क्रिएशन हुआ, नायब ए मुमालिकत। ठीक, नायब ए मुमालिकत जो थी, ये एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, और इसको सबसे पहले कैप्चर करने वाले कौन थे, इख्तियारुद्दीन अतगीन। ठीक, तो आपको याद रखना है नाम, इख्तियारुद्दीन अतगीन जो थे, ये पहले पर्सन थे जिनको ये नई पोस्ट मिली, नायब ए मुमालिकत। ठीक, और इनका क्या किया, मौजुद्दीन बहरम शाह ने क्या किया, इनका 1242 में मर्डर कर दिया गया, और इनकी जगह पर अब कौन बन गए, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, तो मौजुद्दीन बहरम शाह के बाद कौन बने, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, अब अलाउद्दीन मसूद शाह की अगर हम बात करें, तो इनका ड्यूरेशन रहा 1242 से 1246। ठीक, अब इन्हीं के समय में बलबन ने, ठीक, ये बलबन बहुत बड़ा चेहरा है, आगे चल के आएगा अभी। ठीक है, ये एक नए वंश की स्थापना करेगा, बलबनी वंश। हालांकि स्लेव डायनेस्टी के अंतर्गत आता था, लेकिन इसने एक नई डायनेस्टी बना दी थी, बलबनी वंश। ठीक, तो इसके समय में, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलबन ने, ठीक, मंगोल्स को सिंध में, ठीक है, रोका था। ठीक है, मतलब मंगोल, देखिए मैंने आपको बताया था, मंगोल सिर्फ चंगेज खान के टाइम पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, उसके बाद से मंगोलों ने लगातार आक्रमण किए थे। ठीक, तो सिंध से मंगोलों को सबसे पहले किसने भगाया, बलबन ने। ठीक, तो इसी कारण से बलबन को जो पोजीशन दी गई, वो कौन सी दी गई, आमीर ए हजीब। ठीक, आमीर ए हजीब जो पोजीशन दी गई, वो किसको दी गई, बलबन को दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि बलबन ने मंगोलों को सिंध से भगा दिया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो बलबन ने ही क्या किया, मसूद शाह को मार दिया। मतलब उस टाइम पर जो सुल्तान थे मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, इनको क्या किया, बलबन ने मारा। ठीक, और इनकी जगह पे किसको सुल्तान बनाया, नसरुद्दीन महमूद को। ठीक, नसरुद्दीन महमूद कौन था, परपोता था किसका, इल्तुतमिश का। ठीक, परपोता किसका था,
इल्तुतमिश का। तो अब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो अगला जो सुल्तान बनता है वो बनता है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, तो अगला जो शासन बना वो कौन बना, सुल्तान बना नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, तो नासिरुद्दीन महमूद की बात करें तो इनका 20 साल का शासन रहा, 1246 से लेके 1266 तक। ठीक, और ये क्या करते थे, नासिरुद्दीन जो था ये बहुत ही मतलब एक तरीके से धार्मिक व्यक्ति था। ठीक है, डिवोटेड एंड पियोस मैन था। ठीक है, जो टोपी पहना करता था। ठीक है, और हमेशा अपने हाथ में कुरान की एक कॉपी रखा करता था। ठीक, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था ये बहुत ही ज्यादा डिवोटेड था। ठीक, अब इसके अलावा नासिरुद्दीन की बात अगर हम करें तो इसने अपने सारे अधिकार किसको दे दिए थे, बलबन को दे दिए थे। ठीक, मतलब बलबन ऑफिशियली सुल्तान नहीं बना था, लेकिन नासिरुद्दीन के टाइम से ही बलबन को पूरे राइट्स जो थे वो मिल गए थे, और इन्होंने ही बलबन को एक टाइटल दिया था उलूग खान। ठीक, उलूग खान का टाइटल किसको दिया था, बलबन को किसने दिया था, नासिरुद्दीन महमूद ने। ये आपको याद रखना है, नासिरुद्दीन महमूद ने किसका टाइटल दिया, उलूग खान का, बलबन को। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, बलबन ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी किससे करा दी, सुल्तान से करा दी। ठीक, तो जो सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद ये क्या बन गए, बलबन के दामाद बन गए। ठीक, और बलबन को क्या बना दिया गया, नायाबे मुमालिकत। ठीक, ये पोस्ट आप याद करिए, ये पोस्ट मैंने आपको बताया था किसके समय में बनी थी, मोइजुद्दीन बैरम शाह के समय में, नायबेले मुमालिकत। ठीक, तो अब नायबेले मुमालिकत किसको बनाया गया, बलबन को बनाया गया। ठीक, और इनके समय में ही 1259 एडी तक, ठीक, बलबन ने क्या किया, पंजाब में शांति बनाए रखी। ठीक, और हलाकू खान जो उस टाइम पर मंगोल का राजा था, हलाकू खान, उसके लगातार इन्वेजन को ये वो करता रहा, मतलब बलबन इसको लगातार हराता रहा, हलाकू खान को। ठीक, मैंने आपको बताया था मंगोलों ने लगातार आक्रमण किया है। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, तो इन्हीं के समय में मतलब नासिरुद्दीन के ही समय में इनका एक चीफ काजी हुआ करते थे दिल्ली के। ठीक है, वो कौन थे, मिनाज उस सिराज। ठीक, मिनाज उस सिराज ने एक किताब कंपोज की, तबाकले नसीरी। इस किताब का नाम आपने सुना होगा, तबाकले नसीरी, मिनाज उस सिराज। ये वही किताब है जिसमें मोहम्मद गौरी के भारत पर जितने आक्रमण थे सब मेंशन किए हुए। मैंने आपको बताया था इस किताब के बारे में जब मैं महमूद गौरी के मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि उनके टाइम पर जो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तबाकले नसीरी, जो मिनाज उस सिराज की किताब थी, और ये चीफ काजी किसका था, नासिरुद्दीन का। ठीक, अब 1266 में नासिरुद्दीन की डेथ होती है, और उसके बाद बलबन जो होता है वो क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है, और 21 डायनेस्टी को बनाता है, बलबनी डायनेस्टी। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बलबन पढ़ेंगे। ठीक है, और बलबन के हम देखेंगे किस तरीके से बलबन की पॉलिसीज वगैरह रही हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में समझ रहे हैं, तो ये काफ़ी बेटर होता है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक, तो अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।